students who all are there in class? नेहा, दीपक, प्रियांशु, युगांक, मानसी, सानिया, यशपाल, इशिका and Anisha, Chetan, Devesh. Good afternoon, good afternoon. Manish. ओके, लास्ट क्लास हम कर रहे थे चैप्टर 6 में थे लास्ट क्लास में। चैप्टर 6 में पेज नंबर हमने किया था 71, 72 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 72 से स्टार्ट करेंगे आज हम। चैप्टर 6 पेज नंबर 72 सबने निकाल लिया पेज नंबर 72? ओके, यहाँ दिया हुआ है बट वर्स वाज स्टिल टू कम। By the 1830s, British cotton cloth flooded Indian market. In fact, by the 1880s, 2/3 of all the cotton clothes worn by Indians were made up of cloth produced in Britain. This affected not only specialist weavers but also spinners. Thousands of rural women who had made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. अब ब्रिटिश लोगों ने क्या मशीन्स इंप्लीमेंट कर ली, स्पिनिंग जेनी वगैरह। अब मशीन्स में ये लोग जो है कपड़े बहुत चीप रेट में बनाने लग गए। इंडियन गुड्स, इंडियन ट्रेड्स पे जो है इन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी, जिस वजह से जो है इंडियन कॉटन क्लॉथ बहुत ज्यादा महंगे हो गए और तुम्हारे वहीं पर जो ब्रिटिश क्लॉथ है वो सस्ते में इंडियन मार्केट्स में आने लग गए। इस तरीके से जो है इंडियन मार्केट में अब जो है ब्रिटिश क्लॉथ का जो है कब्जा हो गया। और यहाँ पर जो इंडियंस थे जिनकी लाइफ जो है ये सूत काटने से, स्पिनिंग, वीविंग से चलती थी, ये लोग जो है अब इन मार्केट्स में इंडियन क्लोथ्स का डिमांड ना होने की वजह से इनकी प्रोडक्शन रुक गई और प्रोडक्शन रुक जाने की वजह से जो है ये लोग सारे के सारे जॉबलेस हो गए। उसके बाद हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कंप्लीटली डाई इन इंडिया. This was because some types of clothes did not be supplied by machines. How could machines produce sarees with intricate borders or clothes with traditional woven patterns? These had a wide demand not only among the rich but also among the middle class. Nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse clothes used by the poor people in India. You must have heard of Solapur in Western India and Madurai in South India. These towns emerged as an important new centers of weaving in the late 19th century. Later, during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textile and use hand-spun and hand-woven clothes. Khadi gradually became a symbol of nationalism. The charkha came to represent India, and it was put at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress, adopted in 1931. अब ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि जहां पर इंडियन क्लॉथ या इंडियन मैन्युफैक्चर्ड क्लॉथ कंपटीशन झेल रहे थे, इसका ज्यादा असर हैंडलूम साड़ीज, बॉर्डर वाली साड़ीज, इंट्रिकेटेड डिजाइनर साड़ीज जो हाथों से बनते थे, इनको फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि मशीन्स में इस तरीके की साड़ी बनाना, इस तरीके के बॉर्डर्स जो साइड में होता है, पल्लू होता है जो साड़ी का, उस तरीके के डिजाइनर्स चीजें बनाना जो था वो इन मशीन्स के द्वारा पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात ये थी कि ये जो साड़ियां थी स्पेशली जैसे सोलापुर, मदुरई, ये रीजन्स थे जहां पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता था। इन साड़ियों की जो डिमांड थी वो दोनों ही सेक्शंस में थी।
दोनों ही सेक्शंस में थी, यानी इन साड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड जो है रिच क्लास में तो था ही था, इसके अलावा मिडिल क्लास फैमिलीज में भी इन प्रोडक्ट्स का, इन साड़ियों का बहुत ज्यादा डिमांड था। इस वजह से जो ब्रिटिश क्लोथ जो मार्केट में आए, इनका जो प्रचलन बढ़ा या ये जो फ्लरिश किए, इनका ज्यादा इफेक्ट जो है इन साड़ीज, इन प्रोडक्ट्स पे नहीं पड़ा। दूसरी बात, उसी समय महात्मा गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि विदेशी कपड़ों को त्याग करें, विदेशी कपड़ों का यूज ना करें। हैंड वोवन, हाथ से बने हुए खादी का प्रचलन हुआ। खादी एक नेशनलिज्म और देशभक्ति की सिंबल बन गई, चरखा एक प्रतीक बन गया। इसकी वजह से भी जो है ये ब्रिटिश क्लोथ जो है वो इंडियन मार्केट में इतना दबदबा या हावी नहीं हो पाए। तो ये बहुत बड़ा रीजन था। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? Some weavers became agricultural laborers, some migrated to cities in search of work, and yet others went out of the country to work in plantation in Africa and South America. Some of these handloom weavers also found work in new cotton mills that were established in Bombay, Ahmedabad, Solapur, Nagpur and Kanpur. ये जो ग्रामीण इलाके में छोटे छोटे जो वीवर्स थे, जब इनके कपड़ों की डिमांड घट गई, इनके पास काम नहीं रहा, ये जॉबलेस हो गए, तो इनमें से कुछ लोग जो था एग्रीकल्चरल लेबर बन गए, एग्रीकल्चर के फील्ड्स में जाके काम करने लग गए। कुछ लोग जो है वो शहरों की तरफ चले गए जहां पर नए कॉटन हैंडलूम मिल्स बने थे, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर। वो काम की तलाश में, वर्क के लिए जो है इन जगहों पे माइग्रेट कर गए, इन जगहों पे चले गए। इसके अलावा जो लोग दोनों जगह ही जॉब नहीं मिल पाया, वो लोग अब्रॉड चले गए, कंट्री से बाहर प्लांटेशन वर्कर्स के हिसाब से चले गए, कॉफी टी प्लांटेशन वर्किंग में। कुछ लोग अफ्रीका चले गए, कुछ लोग साउथ अमेरिका चले गए। तो इस लोग जो ऐसे जो है ये लोग जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग जगहों पर जो है वो चले गए। तो इस तरीके से जो ये जो वीवर्स जो जॉबलेस हो गए थे, इन्होंने अलग अलग फील्ड में अपने लिए जो है जॉब सिक्योर कर लिया। कॉटन मिल्स कम अप। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज ए स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे in 1854. From the early 19th century, Bombay had grown as an imported port for the export of raw cotton from India to England and China. It was close to the vast black soil tract of western India where cotton was grown. When the cotton textile mills came up, they could get supplies of raw material with ease. पहला जो कॉटन मिल था वो सेटअप किया गया बॉम्बे में 1854 में। अब ये जो कॉटन मिल मुंबई में सेटअप किया गया, इसका एक बहुत बड़ा रीजन था। मुंबई पोर्ट से जो है इन कॉटन्स को एक्सपोर्ट करना इंग्लैंड और चाइना में इजी होता था। दूसरा, जो महाराष्ट्र का वेस्टर्न रीजन था जहां पर ज्यादातर ब्लैक सॉइल पाए जाते थे, ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, वहां पर प्रोडक्शन होता था, तो पास के पास ही जो है कॉटन उगाई जाती थी प्रोडक्शन, और वहीं पर पोर्ट से जो है एक्सपोर्ट भी होता था। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो मिल थे, कॉटन मिल या हैंडलूम इंडस्ट्री थे, इनको रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता था। तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता था, एक रीजन तो ये था। और पोर्ट पास होने की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत इजीली हो पाता था। तो इन दो रीजन्स की वजह से, इन दोनों कारणों की वजह से जो है यहाँ पर जो है एक तरीके का एनकरेजमेंट मिलेगा कॉटन एंड कॉटन इंडस्ट्री को। By 1900, over 84 mills started operating in Mumbai, या बॉम्बे, पुराना बॉम्बे. Many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China. 1900 सेंचुरी आते आते बॉम्बे में करीब करीब 84 कॉटन मिल्स जो है वो एस्टैब्लिश हो चुके थे। इनमें से जो ज्यादातर जो कॉटन मिल्स थे वो पारसी लोगों ने और गुजराती बिजनेसमैन लोगों ने एस्टैब्लिश किए थे।
उसका रीजन था ये पारसी लोग और गुजराती लोग बिजनेस के लिए बहुत स्मार्ट थे और इन्होंने जो है चाइना से ट्रेड करके इन्होंने अच्छे पैसे बना लिए थे, अच्छी अर्निंग कर ली थी, जिसके वजह से इन्होंने यहाँ पर काफी सारे इंडस्ट्रीज सेटअप कर ली। Mills came up in other cities too. The first mill in Ahmedabad was started in 1861. A year later, a mill was established in Kanpur. In the United Provinces, growth of cotton mills led a demand for labor. Thousands of poor peasants, artisans, and agricultural laborers moved to cities to work in the mills. इसके अलावा कुछ मिल्स जो है वो देश के दूसरे रीजन्स में भी सेटअप हुए। जैसे कुछ मिल जो है वो तुम्हारा कानपुर में एस्टैब्लिश किया गया और इसके अलावा अहमदाबाद में एस्टैब्लिश किया गया। अब जैसे ये मिल एस्टैब्लिश हुई तो लेबर्स की डिमांड बढ़ी, वर्किंग क्लास लेबर्स की जो है डिमांड बढ़ी, तो गांव से ग्रामीण लोगों का जो है पलायन, पीजेंट या लेबरर्स जो थे उनका पलायन शहरी इलाकों में होने लगा। ये धीरे धीरे जो है अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने लगे इन इंडस्ट्रीज में वर्क के लिए। In the first few decades of its existence, the textile factory industries in India faced many problems. It found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. In most countries, government supported industrialization by imposing heavy duties on imports. These eliminated competition and protected infant industries. The colonial government in India usually refused such protection to local industries. The first major spurt in the development of cotton factory produced in India, therefore, was during the First World War when textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cotton cloth for military supplies. अब ईयरफोन लगा लो, आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स जो है ये इंडियन इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ रहा था। कई तरीके के प्रॉब्लम्स थे जो इंडियन इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ रहा था। अब ये क्या प्रॉब्लम थे जो इंडियन इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ रहा था? ब्रिटेन से जो कपड़े आते थे मशीन से बन के वो इंडियन क्लोथ के कंपेयर में चीप होते थे। तो इंडियन क्लोथ के कंपेयर में चीप होने के वजह से जो है एक तो रेट मार्जिन हो जाता था, वो जो इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री में या इंडियन मिल्स में जो कपड़े बनते थे वो थोड़े महंगे आते थे, तो ब्रिटेन से बने हुए कपड़े के मुकाबला वो रेट का डिफरेंस हो जाता था, उससे कंपेयर नहीं हो पाता था। दूसरा रीजन ये था कि हर कंट्री जो है अपना लोकल ट्रेड को प्रोटेक्ट करती है, यानी बाहर से आए हुए क्लोथ्स पे जो है टैक्सेशन लगता है, जिससे उसके लोकल ट्रेड प्रोटेक्ट रहता है कि कंपटीशन रेट की वजह से नहीं होती। लेकिन क्योंकि तब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनाइजेशन रूल था, वो इस तरीके का किसी भी ट्रेड या टैक्स जो है वो ब्रिटिश कपड़ों पे नहीं लगाती थी, यानी वो इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का कोई मौका नहीं दे रही थी, या अपने तरफ से हम कह सकते हैं कि किसी तरीके का सपोर्ट नहीं दे रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था कि इंडिया की जो लोकल ट्रेड को बचाने के लिए जो चीजें होनी चाहिए थी या लोकल ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते थे वो चीजें नहीं हो रही थी, नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके की इशू हुए। अब जब वर्ल्ड वार हुआ उस समय ब्रिटेन वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व था, उस समय मिलिट्री रिक्वायरमेंट बढ़ी, मिलिट्री रिक्वायरमेंट की वजह से मिलिट्री यूनिफॉर्म्स कपड़ों की डिमांड बढ़ी। उस समय जो है ब्रिटिश इंपोर्ट रुक गया कंट्री में। तब इंडियन इंडस्ट्रीज को कहा गया कि उसकी पूर्ति की जाए। तो इस तरीके से जो इंडियन मिल्स थे उनको एक मौका मिला ग्रो करने का, प्रोडक्शन करने का। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द sword of Tipu Sultan and wood steel. We begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan, who ruled Mysore till 1799.
fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand. Tipu's legendary swords are now part of valuable collections in museums in England. But do you know why this sword was so special? The sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor. This quality of the sword came from a special type of high carbon steel called wood, which was produced all over South India. Wood steel, when made into swords, produced a very sharp edge with a flowing water pattern. This pattern came from very small carbon crystals embedded in the iron. टीपू सुल्तान के बारे में हमने सुना है, द रूलर ऑफ मैसूर, पढ़ा भी है हमने। टीपू सुल्तान ने 4 लड़ाइयां लड़ी थी ब्रिटिशर से, और कहते हैं जब वो मरे थे, शहीद हुए थे, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब टीपू सुल्तान शहीद हुए थे, तो उनकी तलवार उनके हाथ पे ही थी, यानी मरते वक्त भी वो हाथ में अपनी तलवार को साथ में रख के ही मरे। टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो बहुत खास थी, और आज ब्रिटिशर्स उसको लेकर चले गए, सोर्ड को ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। वो सोर्ड हमारा कोहिनूर ले गए, हमारा टीपू सुल्तान जी का तलवार ले गए। इस तलवार की खासियत थी कि ये खास तरीके का स्टील से बना था, जो उस समय साउथ इंडिया में प्रोडक्शन होता था, और इसको पानी में चलते चलते जो है प्रोड्यूस किया जाता था पानी के साथ। ये जो स्टील थी, इसकी जो एज थी, धार बहुत ही तेज थी। ये इतनी तेज थी कि ढाल को काट देती थी, यानी उस जमाने में अगर ढाल लेकर कोई प्रोटेक्ट करने को कोशिश करे तो टीपू सुल्तान की तलवार की तेज इतनी थी और ऐसी थी कि वो ढाल को काट के सामने वाले की गर्दन काट दे। तो ये उसकी स्पेशलिटी थी, जिसको वुड स्टील कहा जाता था। उस समय ये सदर्न रीजन, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में बनती थी, और इसी स्पेशल मटेरियल से जो है वो टीपू सुल्तान की जो है तलवार बनाई गई थी। तो ये थी स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की कहानी कि क्या स्पेशलिटी थी, इसलिए उस तलवार को अंग्रेज अपने साथ ले गए, और आज डिस्प्ले में इसको वहां पर इंग्लैंड में ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। Francis Buchanan, who toured through Mysore in 1800, year after Tipu Sultan's death, had left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. फ्रांसिस बुकैनन, जो मैसूर और साउथ इंडिया को विजिट किए थे 1800 में टीपू सुल्तान की डेथ के बाद, उन्होंने स्टडी किया इस टेक्निक को कि किस तरीके से रनिंग वाटर के अंदर, यानी बहते पानी के अंदर में ये, अब वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की तरह रख ली, अब ले नहीं सकते हम उनसे, और इंडिया ने आज तक इसमें कोई बातचीत या कोई नेगोशिएशन किया नहीं कि जो हमारी हिस्टोरिकल धरोहर थी, जो वो चीजों को ले गए वो, तो उनके साथ में ब्रिटिश लोगों के साथ में कोई नेगोशिएशन या इस तरीके से कोई पॉलिसीज अभी तक डेवलप नहीं की जिसके तहत कि हम अपने उन चीजों को वापस ले सके। तो इंडियन गवर्नमेंट करना तो चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को कि हम अपने जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारे हिस्टोरिकल धरोहर है, उनको वापस लाए। नहीं कि अभी तक, चलो देखते हैं आगे गवर्नमेंट जाके प्रयास करे इन चीजों को लाने का, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। हाँ, मैं बोल दूंगा, मैं शाम को कॉल कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, तो इस तरीके से फ्रांसिस बुकैनन ने ये वुड स्टील बनाने की टेक्निक को स्टडी किया मैसूर में रह के, कि किस तरीके से रनिंग वाटर में ये जो वुड स्टील है कैसे बनाई जाती है। इन दिस फर्नेसेस आयरन वाज मिक्स्ड विद चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट। तो ये किस तरीके से बनाया जाता था कि फर्नेस होते थे, उन फर्नेस के अंदर में आयरन को चारकोल के साथ में मिक्स किया जाता था और क्ले के पॉट्स में डाला जाता था। थ्रू एन इंटीग्रेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील इग्नोर and they were used for sword making for not just in India but in West and Central Asia too. अब फिर उसको गर्म करके जो है स्टील के गट्ठे, इग्नोर्स,
यानी ढेला ढेला, जिसको हम ढेला कहते हैं देसी लेवल, उस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता था। और ये जो स्टील होता था वो बहुत सख्त होता था। इसको जो है सोड बनाने के लिए जो है यूज में लिया जाता था। न केवल ये जो स्टील थी इसको सोड बनाने के लिए इंडिया में यूज में लिया जाता था, बल्कि इसको वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी इसी चीज से सोड बनाई जाती थी। वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़ा वर्ड उकू। अब ये वुड्स वर्ड जो आया है ये कन्नड़ वर्ड से आया था। उकू तेलुगु में इसको कहते थे हुकू, और तमिल लैंग्वेज और मलयालम में कहते थे उरुक्कू, यानी जिसका मतलब होता था स्टील। तो स्टील को जो है कन्नड़ लैंग्वेज में उकू कहा जाता था, तेलुगु लैंग्वेज में हुकू कहा जाता था साउथ इंडिया में, और तमिल और मलयालम लैंग्वेज में सॉरी तमिल और मलयालम लैंग्वेज में जो है इसको उरुक्कू कहा जाता था, जिसका मतलब होता है स्टील। इंडियन वुड स्टील fascinated European scientist Michael Faraday. The legendary scientist and discoverer of electricity and electromagnetism spent 4 years studying the properties of Indian woods. However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid-19th century. Can you guess why this was so? The swords and armor making industry died with the conquest of India by the British, and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craftsmen in India. इसी चीज पे बाद में माइकल फैराडे, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने, मेरे को जुकाम हो गया है, तू टेंशन मत ले मेरे, मैं क्वारंटाइंड हूँ, मेरे को जुकाम हो गया है, ठंडा पानी ज्यादा पी लिया था। तो माइकल फैराडे ये बहुत लीजेंडरी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की खोज की थी। इन्होंने इस वुड स्टील के ऊपर में बहुत सारे रिसर्च किया था। लेकिन ये जो स्टील इतनी फेमस थी, ये जो स्टील इतनी फेमस थी, इसका प्रोडक्शन रुक गया। इसका प्रोडक्शन ब्रिटिशर्स के आने के बाद रुक गया। कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे कब्जा कर लिया, जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया, कोलोनाइजल रूल हो गया, तो आयरन एंड स्टील जो है वो इंग्लैंड से इंडिया में आने लग गई। तो इंडिया से इंग्लैंड से इंडिया में आने लग गई, जिसकी वजह से जो है हमारा जो ये स्टील जो लोकल प्रोडक्शन था, ये लोकल प्रोडक्शन जो है वो रुक गया। तो इस तरीके से जो है ये स्टील का जो इतनी फेमस थी, उसका प्रोडक्शन हमारे कंट्री में रुक गया। मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी सी जुकाम लग गई कि मैंने क्या, बीच में गर्मी हो रही थी तो थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी ज्यादा पी लिया था, और फिर कूलर वूलर के नीचे भी सो गया था, इसी वजह से थोड़ी सी जुकाम हो गई। बाकी मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, abandoned furnaces in villages. Production of wood steel required a highly specialized technique in refining iron. ये जो wood steel बनाने का जो तरीका था, नहीं, ठंडा चीज अवॉइड करो, मत खाओ अभी। ये जो वुड स्टील बनाने का जो टेक्निक था, ये बहुत स्किल्ड, यानी ऐसे लोग इसको करते थे जो इस चीज में बहुत शार्प थे, बहुत स्मार्ट थे। वो आयरन को रिफाइन करने का, साफ करने का बहुत माहिर थे इस कला में। बट आयरन smelting in India was extremely common till the end of 19th century. In Bihar and central India in particular, every district has smelters that use local deposits of ore to produce iron, which was widely used for manufacture of implements and tools of daily use. हमारे यहाँ के जो लुहार थे सेंट्रल इंडिया में, बिहार में, ये आयरन को साफ करने में और बहुत माहिर थे,
बहुत एक्सपर्ट थे। और ये जो आयरन से ये लोग जो है बहुत तरीके के जो है लोहे के टूल्स और इम्प्लीमेंट्स जो है वो बनाया करते थे। बहुत सारे लोहे के टूल्स इम्प्लीमेंट्स हम यूज करते थे, आज भी करते हैं। जैसे कि लोहे के बर्तन भी बनते हैं, हांडी कढ़ाई वगैरह। और अगर हम देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी जो है कि स्टील के बर्तन में से आयरन के बर्तन में अगर हम खाना बनाते हैं तो ज्यादा, स्पेशली आज भी बहुत घरों में लोहे की कढ़ाई का यूज किया जाता है। जो आयरन की कमी होती है वो आयरन के बर्तन में अगर हम चीजों को बनाकर खाएं, सब्जी दाल वगैरह अगर हम आयरन के यूटेंसिल्स में बनाकर खाएं, तो आयरन जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर किसी में आयरन की कमी होती है तो खून की कमी हो जाती है। तो ये आयरन की कमी से खून की कमी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी शरीर में आयरन की कमी है, वो अगर आयरन के बर्तन में बने हुए खाना खाएं तो इससे जो है आयरन की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाती है। यहाँ तक कि जो है वो डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि ज्यादातर जो है हम सब्जी वगैरह या दाल वगैरह जो है लोहे के पतीले में बनाएं, उनमें पकाया करें, जिससे हमारे शरीर में जो है आयरन की कमी ना हो। तो आजकल तो नॉन स्टिक पैन कल कल्चर आ गया है और भी बहुत सारे टाइप्स के यूटेंसिल्स आ गए मार्केट में। लेकिन पहले जो है ज्यादातर जो है ये जो आयरन का हम यूज लेते थे टूल्स और वेपन्स तो आयरन के बनते भी थे। इसके अलावा यूटेंसिल्स भी बनते थे जिनको हम काम में लिया करते थे। अब तो इसीलिए जो है आयरन जो है वो कंट्री में वाइडली मैन्युफैक्चर किया जाता था। द फर्नेसेस मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। तो ये क्ले और ब्रिक्स से जो है भट्टी की तरह बनाए जाते थे। यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, तुम देख सकते हो। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन वाइल वीमेन वर्क विद बेलोस। बेलोस क्या होता था? बेलोस जो हवा दी जाती थी, एक ऐसा रस्सी बंधा हुआ होता था। ये पीछे में तुम देख सकते हो, यहाँ पर इस पिक्चर में दिया हुआ है, पीछे एक लेडी खड़ी है। तो वो लोग इसको यूं ऊपर नीचे करते रहते थे, जिससे जो है हवा पंप होता था, जिससे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता था। अब तो स्टील के आते हैं खैर। तो इस पिक्चर में देख सकते हो, इसको बिलोस कहा जाता था, जिससे एयर पंप किया जाता था टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग, जिससे जो है वो कोयला जो है वो हवा लगते रहती थी और वो जलता रहता था। बाय द लेट 19th century, however, द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज इन डिक्लाइन। लेकिन 1900 कोलोनाइजेशन रूल पूरी तरीके से आते आते ये आयरन स्मेल्टिंग का प्रोसेस धीरे धीरे कम होने लग गया, खत्म होने लग गया। अच्छा, उसके बाद उसका कई सारे कारण थे कि क्यों ये कम हो गया, खत्म होने लग गया। एक रीजन तो था, वन रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉज दैट यू हैव read about in chapter 4. When the colonial government prevented people from entering the reserve forest, how could the iron smelters find wood for charcoal? Where could they get iron ore? Defying forest laws, they often entered the forest secretly and collected wood, but they could not sustain their occupation on this basis for long. Many gave up their craft and looked for other means of livelihood. इसका खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो कोलोनाइजेशन रूल थी, उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर जाने पे रोक लगा दी थी। अब फॉरेस्ट के अंदर में जाने पे रोक लगा दी, और ये लोग जो थे वो ज्यादातर डिपेंडेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे थे, क्योंकि इसके लिए चारकोल चाहिए था, भट्टियों के लिए लकड़ी चाहिए था। अब जंगल नहीं जाए तो लकड़ियां कहाँ से मिले, चारकोल कहाँ से प्रोड्यूस करें? तो इस तरीके से जो है कोलोनाइजेशन गवर्नमेंट ने इन पे रोक लगा दी। फिर भी कई लोग जो है चोरी छुप के जो है जंगलों में जाते, लकड़ी इकट्ठा करके लाते थे। लेकिन ये चोरी छुप के थोड़े थोड़े लकड़ी लाकर ये काम वो ज्यादा समय तक नहीं कर पाए। हाँ, तो इनमें ध्यान मत दे, अभी चैप्टर में ध्यान दे मनीष। तो अब फॉरेस्ट में एंटर करने से रोक लगा दी, तो वुड कहां से लाएं, चारकोल कहां से प्रोड्यूस करें, ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया था। और धीरे धीरे जो है ये चोरी छुप के जो लाते थे,
इससे ये ज्यादा दिन तक जो है सरवाइव नहीं कर पाए, ज्यादा दिन तक इस वर्क को जो है वो कंटिन्यू करने की स्थिति में नहीं रहे, इसलिए जो है ये वर्क बंद हो गया धीरे धीरे। In some areas, the government did grant access to the forest, but iron smelters had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they used. This reduced their income. बाद में जो गवर्नमेंट थी उसने फॉरेस्ट पे जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन उसमें इशू ये था कि उनको फॉरेस्ट जाने के लिए, एंटर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहुत हाई अमाउंट टैक्स देना पड़ता था, और ये टैक्स देकर ये वर्क करना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। कितनी इनकी बचत ही नहीं हो पाती थी, इतनी इनकी इनकम ही नहीं हो पाती थी, ये टैक्स देकर फॉरेस्ट में जाए, लकड़ी लाए और उसके बाद चारकोल बनाकर ये आयरन स्मेल्टिंग का वर्क या ये लोहे का काम कर सके। तो इस तरीके से जो लोहार या जो ब्लैक स्मिथ्स वो इस वर्क से जुड़े हुए थे, वो ज्यादा दिन तक जो है इस वर्क को कंटिन्यू नहीं कर पाए, और ज्यादा दिन इस वर्क को कंटिन्यू नहीं कर पाए, इस वजह से जो है धीरे धीरे जो है ये वर्क डिक्लाइन होता इंडिया में खत्म हो गया। Moreover, by the late 19th century, iron steel was being imported from Britain. Ironsmith in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. This inevitably lowered the demand for iron produced by local smelters. अब जो है इंडिया में आयरन और स्टील जो है वो ब्रिटेन से आने लग गया। ब्रिटेन से जो आयरन और स्टील आ रही थी, अब यूटेंसिल्स, टूल्स, इंप्लीमेंट्स बनाने के लिए ये जो आयरन स्मिथ थे वो ब्रिटेन के आयरन एंड स्टील का जो है वो यूज करने लग गए, जिसकी वजह से जो थी यहाँ का जो लोकल छोटे मोटे जो ब्लैक स्मिथ थे या लोहार थे जो प्रोडक्शन करते थे, उनका जो है वो प्रोडक्शन रुक गया, और धीरे धीरे जो थी ये लोकल आयरन जो हमारी इंडिया की थी, इसका प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो गया, और 1900 ईयर में, सेंचुरी में जो है पूरी तरीके से जो है ब्रिटिश आयरन एंड स्टील जो है वो इंडियन मार्केट्स में यूज होने लगी। इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा जो है वर्क है वो डिक्लाइन होते खत्म हो गया। By the early 20th century, the artisans producing iron and steel faced a new competition. अब 20th century आते आते जो ये आयरन स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ थे, इनको कई तरीके के अलग अलग कंपटीशन जो है वो अब फेस करना पड़ा। तो आज हम यहीं पे, टाइम हो गया, आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे, आयरन स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही बचा है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। कल मिलेंगे फिर ब्रेक के बाद, कल फिर हमको इंग्लिश करना है, कल मिलेंगे, ठीक है, ओके, बाय।